innovators, techno leaders, entrepreneurs and startups, सभी उपस्थित भाइयों बहनों, जैसे हम जानते हैं कि भारत के प्रत्येक राज्य से, यूनियन टेरिटरी से यहाँ सब प्रतिनिधि आए हैं, ऐसे सब प्रतिनिधि भाइयों बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। अतिथि देवो भव, ये हमारी एक धारणा रही है, उस परंपरा को निभाते हुए आज आप भारत इलेक्ट्रिक समिट में आपका स्वागत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, आज का ये जो पावर सेक्टर का ये दिन, भारत इलेक्ट्रिक समिट, ये अपने आप में एक विशेष दिन पर शुरू हो रहा है। जैसा बताया कि आज भारतीय कालगणना का नव वर्ष ये शुरू हो रहा है। अलग अलग नाम से इस दिन को हम पुकारते हैं। उत्तर भारत में नव संवत्सर, जिसका 2083वां साल आज ये शुरू हो रहा है। चैत्र शुक्ल एकम, गुड्डी पड़वा, उगादि, आंध्र राजस्थान में इसको थापना भी कहते हैं। अलग अलग नामों से देश भर में इसको पुकारते हैं। इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। हमारी ये भारत की संस्कृति और परंपरा, ऊर्जा के बारे में तो बहुत ही इसका महत्व है। हम हमेशा ऊर्जा के उपासक रहे हैं, सूर्य देवता की उपासना करते हैं, जनता के कल्याण की हम कामना करते हैं। जैसा अपने यहाँ कहा गया है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्मां सदगमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर जाएंगे और प्रकाश आने से जनता का कल्याण होगा। ये मान्यता हमारी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। आदिकाल से सूर्य के इस तप में, सूर्य की रोशनी में, सूर्य की ऊर्जा में हम अपना जीवन प्रारंभ किया हमने। और प्रारंभ करने के बाद जैसे जैसे मानवता का विकास हुआ, फिर हमने अग्नि भी बना ली। पत्थर को टकरा कर अग्नि बनी, दो चीजों के घर्षण से अग्नि बनी। उस अग्नि को लकड़ी का हमने उपयोग किया, वनों का प्रभाव था, उससे आग को उत्पन्न किया। उस आग से हमारे जीवन का बहुत सी सुविधाएं ये हमारी बनी। फिर बाद में हमने उस आग को और आगे बढ़ाते हुए धरती के अंदर से कोयला निकाल के उसका उपयोग किया और कोयले से बिजली भी बनानी शुरू कर ली। फिर लगा के कोयले के साथ साथ पानी से बिजली बनाई जाए, वो भी हमने शुरू कर लिया। फिर वायु से बिजली बनाई जाए, वो भी हमने शुरू किया। फिर न्यूक्लियर बिजली बनाई जाए, वो शुरू किया। गैस से बिजली बनाई जाए, ये शुरू किया। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग, ऑक्सीजन, इन सब चीजों का उपयोग करते एनर्जी को आगे बढ़ाते चले गए। लेकिन इन सब साधनों के बारे में जो विचार हुआ तो उनकी सीमाएं थी। इन सब साधनों की सीमाएं थी। असीमित कोई चीज हमको ध्यान में आई तो अगेन सौर ऊर्जा, ये असीमित हमको ध्यान में आई। उस सौर ऊर्जा पर फिर हम आए। सूर्य से लेके सूर्य तक का चक्र ये पूरा हो रहा है। तो इस नाते से इस विषय का महत्व इसलिए बता रहा हूं कि पावर डिपार्टमेंट या हमारा रिन्यूएबल एनर्जी कोई अंतर नहीं है। अंतोगत्वा तुम्हारा प्रोडक्ट एक ही है और उस प्रोडक्ट को हमको अपने देश के लिए, समाज के लिए उपयोग करना है। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक अपने देश को विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत का मतलब क्या? अपने देश को हर दृष्टि से आगे बढ़ाना। दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए आर्थिकी वो एक अपने आप में पैरामीटर होता है। तो उसके अंदर हम आज दुनिया के अंदर चौथे स्थान पर हैं। बहुत शीघ्र हम तीसरे स्थान पर आएंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके लिए उत्पादन, इसके लिए एक्सपोर्ट, इन चीजों की आवश्यकता, और इन सब चीजों में हमारा रहन सहन हो, उत्पादन हो, सब चीजों में अगर कोई एक फैक्टर, एक सेंट्रल पॉइंट है तो वो है पावर। पावर के बिना हम एक की कदम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, और आवश्यकताओं के साथ इच्छा यानी हमारी इच्छा है, हमारी एक मनोकामना है कि भारत को हम दुनिया में सबसे आगे ले जाएं। ये कोई अपनी व्यक्तिगत इच्छा नहीं है,
लेकिन इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम द्रुत गति से अपने इस पावर के सेक्टर को आगे बढ़ाने का जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से आज का ये जो समिट, जिसके अंदर बहुत से विचार हमको करने होंगे, इसका हमें उपयोग होगा। बिजली केवल एक बिजली नहीं है, बिजली हमारे लिए भविष्य का रोड मैप है। और उस रोड मैप पर कितने ही कंसर्न लोग देश भर में काम कर रहे हैं। विचार आया कि हमको अपने इस एनर्जी सेक्टर का कोई एक बड़ा कॉन्क्लेव करना चाहिए, समिट करनी चाहिए। और ये भी आगे के लिए आज ही मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि ये हमारा इस प्रकार का ये समिट ये बायएनुअल होगा, 2 वर्ष में हर बार होगा। दुनिया के अंदर बहुत से इस प्रकार के सम्मेलन होते हैं, तो उन सम्मेलन में हम भी अपने आप को शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं भी आखिर टेक्नोलॉजी है, नई रिसर्च है, एक दूसरे का सहयोग दुनिया में हम सब कर रहे हैं, तो उन सब का उपयोग भारतवर्ष में जो कुछ होगा हम दुनिया को देंगे, दुनिया से जो कुछ होगा हम उससे प्राप्त करेंगे। और मिल करके चलने का ये जो हमारा ध्येय है, साथ चलने का ध्येय, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इस नाते से हम इस समिट में आज इकट्ठे हुए हैं, तो इस समिट के माध्यम से हम बहुत छोटी चीजें, बड़ी चीजें सब उपयोग करेंगे। ये हमारी जो यात्रा है ये बहुत छोटी यात्रा नहीं है, बड़ी यात्रा है। तो बड़ी यात्रा पर चलने से पहले उसकी योजना, प्लानिंग, इसको सबको बना करके चलना चाहिए। और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम जैसे आज यशोभूमि स्थान पर बैठे हैं, ऐसे बिजली बनाना और दुनिया के साथ बिजली बना करके उनके साथ पहुंचाना, हर घर में पहुंचाना, दुनिया के देश के हर कोने में पहुंचाना, इसका भी हम काम करेंगे। जैसा बिजली के उत्पादन की बात आई तो हम लोगों ने एक टारगेट रखा, क्या? 1 सन 1 ग्रिड 1 वर्ल्ड। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस टारगेट पर हमको काम करना है। अब ये तभी होगा कि जब हम अपनी ग्रिड व्यवस्था को मजबूत करेंगे, ट्रांसमिशन व्यवस्था को मजबूत करेंगे। बिजली किसी भी प्रकार से बनाए, आवश्यकता में क्लीन और ग्रीन बिजली की है, उस पर आगे बढ़ना है। लेकिन आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम फॉसिल पावर को भी जितना आवश्यक हो उतना बनाएंगे। नॉन फॉसिल बढ़ रहे हैं, बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आवश्यकता पूर्ति के लिए हमको फॉसिल पावर भी बनाना होगा। इस सब की जो आवश्यकता है, खास करके सोलर एनर्जी की, ये एक दुनिया में कहीं भी पैदा होगी, कहीं भी हम ला सकते हैं, कहीं भेज सकते हैं। आज जो हमारी एशियन कंट्री, भारत के आसपास की कंट्रीज का नेटवर्क हमारा सब बना है, उधर यूरोपियन कंट्रीज ने भी अपना बना लिया है। और यूएई की कंट्रीज हैं, उनको भी अपने आप में जुड़ना बहुत आसान है, क्योंकि सरफेस का ट्रांसमिशन है। जहां कहीं हम बीच में समुद्र के रास्ते से जुड़े हैं, वहां की ग्रिड व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम आगे प्रयत्न कर रहे हैं कि अपने देश का एक अंडरसी केबल नेटवर्क ये हम यूएई के साथ, दुबई के साथ अगर बनाएंगे तो दुनिया का बहुत बड़ा भाग इस 1 सन 1 ग्रिड और 1 वर्ल्ड के साथ एक रूप में हम खड़ा हो सकते हैं। उस प्रकार हमको विचार करना पड़ेगा। और ये सोलर एनर्जी, जिसका आज हम बहुत बड़ा भाग हम अपने आप बना रहे हैं, 143 गीगावाट की एनर्जी हमारी है। और इस एनर्जी बनाने में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे सहभागी हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, उत्पादक करता है, ट्रांसमिशन है, बाकी सब है, लेकिन एक बड़ा फैक्टर होता है इसमें लैंड। और लैंड जो है आज हमारे फार्मर्स के पास है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं हमारे एमएनआरई विभाग ने भी बनाई हैं। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर किसानों से जमीन लेकर के उनको भी एक अच्छी आमदन का साधन दे रहे हैं। हर किसान अपने आप भी छोटे प्रोजेक्ट लगाए, बड़े लगाए, लेकिन ऊर्जा का उत्पादक, यानी एक प्रकार जैसे अपनी क्रॉप्स का वो उत्पादक होता है, ऐसे ही ऊर्जा का उत्पादक हमारा किसान बने और ऊर्जा उत्पादन से उसका भी आय, उसका परिवार चले। इस ओर भी हम आगे हमको बढ़ना है। हर प्रकार की बात हम सोचेंगे। आज हमारी आवश्यकता के हिसाब से हमारे लिए चिंता नहीं है। ये ठीक है कि आज से 10 साल पहले हम 5% के लगभग डेफिसिट में थे। आज वो डेफिसिट हमारा खत्म है। पिछला वर्ष टेक्निकल कारणों से हम कह सकते हैं कि 0.03% हमारी डेफिसिट दिखाई गई,
लेकिन वो बहुत टेक्निकल कारण है। पर्याप्त बिजली होने के बाद भी उन स्थानों पर हम पूरा पहुंचा नहीं पाए, वरना आंकड़ों में तो आज हम सरप्लस में हो चुके हैं। और सरप्लस पावर के कारण से हम अन्य देशों के साथ, हमारे भूटान के पावर मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, इनके साथ हमारा कितना ही लेन देन चल रहा है। नेपाल के हमारे देश पड़ोसी देश होने के साथ उनके साथ चल रहा है। बांग्लादेश के साथ लेन देन हमारा चलता है। श्रीलंका के साथ भी अब बहुत जल्दी नेटवर्क हमारा बनने वाला, कंप्लीट होने वाला है। तो ऐसे सब देशों के साथ हम जो काम कर रहे हैं, अपनी पावर की उत्पादकता हम भी बढ़ा रहे हैं, पड़ोसी देश भी बढ़ा रहे हैं, उनका भी हमको लाभ मिलने वाला है। खास करके हाइड्रो पावर में, चाहे हमारा भूटान हो अथवा नेपाल हो, इन देशों का भी लाभ उन देशों को भी होगा, हमको भी सबको होगा। और हम अपनी पावर को कैसे सस्ता करें, सस्ता बनाएं, ये बात ठीक कही है प्रहलाद जी ने कि पावर की अफोर्डेबिलिटी ये बहुत ज़रूरी है। और अफोर्डेबिलिटी के नाते से हर साधन ये उपयोग कर रहे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए, दुनिया में बहुत देश ऐसे हैं जहाँ से हमारी पावर ज़्यादा अफोर्डेबल है। हम अपनी पावर को 3 रुपये और 6 रुपये के बीच में, अलग अलग स्रोत से अलग अलग उसकी कॉस्ट आती है, लेकिन दुनिया के बहुत देश ऐसे हैं जो इन सारे चीज़ों से ऊपर हैं, जिसके अंदर यूरोपीय देश, इटली और जर्मनी, वहाँ हमारी करेंसी के हिसाब से देखें तो 35 रुपये से 45 रुपये पर यूनिट आज पावर का खर्च है, भारतीय करेंसी के हिसाब से अगर उसको नापेंगे तो इसी प्रकार से बड़े देश यानी अपने अपने हिसाब से वो सब चलते हैं, लेकिन हमने इस पर पूरा ध्यान रखा है। हमारा नेटवर्क भी उस ढंग से हम बनाते हैं ट्रांसमिशन का जिसकी कॉस्ट कम पड़े। इंटरस्टेट ट्रांसमिशन अलग है, इंट्रास्टेट का अलग एक सिस्टम है। तो इंट्रास्टेट में भी हम हर समय कि कॉस्ट कम आए, तो उसके लिए हमारे सीए चेयरपर्सन ये लगातार इन चीज़ों में लगे रहते हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ का उत्पादन हो, कैसी कनेक्टिविटी कैसे हो, उसका खर्च कैसे कम आएगा। सारे ही जो भी हमारे विभाग हैं इस पर हम काम कर रहे हैं। बिजली का उत्पादन और उस पर खपत, हमारी खपत भी, प्रति व्यक्ति खपत इस देश में बढ़ रही है। जो 10 वर्ष पहले ये खपत लगभग 750 के आसपास यूनिट जो प्रति व्यक्ति बिजली की खपत थी, आज वो खपत 1460 यूनिट प्रति व्यक्ति भारतवर्ष की बनी है। आवश्यकता के हिसाब से हम बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन इस आवश्यकता को बढ़ाते समय जो बाकी चीज़ों का हमको ध्यान रखना है कि इस उत्पादन में हम ग्रीन एनर्जी, हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी, वो बढ़ाने का जितना ज़्यादा बढ़ा करके अपनी खपत को बढ़ाएंगे, उतना ही हमारे जो एनडीसीज हमने स्वीकार किए कि आने वाले 2070 तक नेट जीरो का जो संकल्प हमारा है, उसको यदि लेना है तो आरई के ऊपर जोर लगा करके और अपनी खपत बढ़ाते जाएंगे, उसका अपने आप में लाभ मिलेगा। जहाँ तक एनर्जी का यानी ट्रांसमिशन का विषय है, पिछले 10 सालों में हमने अपने जो नेटवर्क है उसको 2.09 लाख सर्किट किलोमीटर लाइंस ये जोड़ी हैं 10 साल के अंदर। जो पिछली हमारी जो लाइंस थी उसमें 72% का एडिशन है। तो इस एडिशन के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हमारा नेटवर्क दुनिया में एक मजबूत नेटवर्क उभर करके आ रहा है, जिसकी हमें आगे जो है हमको पूरा लाभ मिलने वाला है। हमारी पीक डिमांड, उसका भी हम हमेशा ध्यान रखते हैं। पीक डिमांड यानी किसी एक समय में मैक्सिमम पावर कितनी चाहिए। 2 वर्ष पहले इस पीक डिमांड को यानी 24-25 में ये पीक डिमांड हमारी 250 गीगावाट, इसको हमने टच किया है। अगले साल 25-26 का जो आंकड़ा था, हमने ज़्यादा टारगेट रखा था 270 गीगावाट का, लेकिन मौसम के कारण से हम उस लेवल तक हमारी पीक डिमांड बढ़ी नहीं, हमारी तैयारी पूरी थी। इस बार भी हम उसके ऊपर तैयारी किए हुए हैं कि मई में, जून में यदि ये पावर 270 गीगावाट तक भी हमको सप्लाई करनी पड़ती है तो हमारी व्यवस्थाएं 270 तक आपूर्ति करने के लिए हैं, तैयार हैं। हम किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। आने वाले समय में ये बढ़ने वाली है। जैसा बताया कि एआई का टाइम आ गया है, जैसा बताया अभी डाटा सेंटर्स बनेंगे, ईवी यानी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इसकी भरमार आगे बढ़ने वाली है। तो इन सब चीज़ों पर जैसे आगे बढ़ेंगे, आने वाले 5 से 6 साल में हमें कम से कम इन्हीं कामों के लिए 30 गीगावाट की आवश्यकता और पड़ेगी।
उस समय हमारा आज का टारगेट जो है ये अपने आप इन साधनों के कारण से 300 गीगावाट तक पहुंच ही जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्पादन जितना हम करेंगे, एक्सपोर्ट जितना हम करेंगे, जितना और आवश्यकता हमारी होगी उसको अलग से हम बनाने वाले हैं। लेकिन ये सब हमारी योजनाएं ये पूरी बनने वाली हैं। ट्रांसमिशन लाइन के बारे में भी विचार कर रहे थे पिछले दिनों में, तो 2034 तक 900 गीगावाट की ट्रांसमिशन लाइन इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। 900 गीगावाट। वैसे तो ट्रांसमिशन लाइन में मैं एक दिन डॉक्टर त्यागी जी से मजाक कर रहा था, मैंने कहा दुनिया भर के पहले लाइन के सिस्टम टेलीफोन के भी होते थे, हर चीज़ लाइनों से चलती थी, और उन्होंने सबने यानी एक प्रकार की वायरलेस सिस्टम खड़ा कर दिया और फ्रीक्वेंसीज को रिजर्व कर दिया। इस फ्रीक्वेंसी पर ये रेडियो जाएगा, इस पर ये टीवी जाएगा। क्या हम कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी रिजर्व नहीं कर सकते जिसमें से लाइट ही चली जाए? R&D का विषय है। एक युग आ सकता है, फ्रांस ने ऐसे प्रयोग करने शुरू कर दिए हैं। विदाउट वायरिंग, विदाउट ट्रांसमिशन, फ्लो ऑफ पावर, इट कैन बी मेड पॉसिबल इन वायरलेस सिस्टम। फिर हमको ये सारी चीजें शायद बचत कर सकते हैं। मैं तो पावर जनरेशन के लिए भी कहा करता हूं कि हर मेथड को, हर मोड को मैंने पावर जनरेशन में पैदा कर लिया। एक जनरेशन का मोड जो है वो कभी कभी मेरे मन में आता है, क्योंकि कहते हैं कि ऊर्जा इज कांस्टेंट, इट इज कन्वर्टिबल। हर ऊर्जा को हम दूसरी ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो क्या जो हमारी ये साउंड है, ये नॉइज है, ये भी तो एक ऊर्जा है, क्या इसको पावर में नहीं बदल सकते? तो एक युवक स्टार्टअप, उसने कहा ये संभव है, हम कर सकते हैं। मैंने कहा आप इसको करके दिखा दो। सबसे पहला ऑपरेटर्स मैं पार्लियामेंट में लगवाऊंगा जहां रोज शोर होता है। उसमें से ऊर्जा मिलेगी। मित्रों, ये समय समय की बात है। जब छोटा था, मैं स्कूल में पढ़ता था, तो एक विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ने वाला अपने घर ले गया। घर जाते ही जैसे ही द्वार में घुसा, उसने ताली बजाई, बल्ब जल गया। यानी किसी ना किसी इंडिकेशन से, सेंसिंग सिस्टम से वो सिस्टम आज प्रचलित हो गया है। उसमें तो स्टार्टअप के नाते नया था। तो ऐसे स्टार्टअप्स कुछ काम करते हैं। यहाँ पर बहुत से स्टार्टअप भी आए हैं इस समिट में। मैं विचार कर रहा हूं कि उसमें लगभग 2 घंटे 3 घंटे का समय स्वयं लगा के आऊंगा। स्टार्टअप्स के मस्तिष्क में नई नई चीजें आती हैं। असंभव को भी कई बार संभव करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं तो कहूंगा आपको कि इन सब छोटी बड़ी बातों पर अपने ग्रिड को स्टेबल करने के लिए एक कठिनाई जो है उसको हम सॉल्व करने के लिए आगे हमको बढ़ना ही है। और सब विचार करें कि सौर ऊर्जा केवल दिन के समय मिलेगी। वन सन वन ग्रिड के माध्यम से हम पूर्व में दिन में मानो सुबह दिन होता है, पश्चिम में शाम होती है, तो पूर्व से पश्चिम ला सकते हैं। शाम के समय उल्टा कर सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व में लाइट को ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अपने ही स्थान के ऊपर इस पावर का उपयोग करने के लिए स्टोरेज, इसकी आवश्यकता रहेगी। और स्टोरेज को कैसे हम बढ़ाएं, चाहे बैटरी स्टोरेज बढ़ाएंगे, चाहे हम पावर पंप स्टोरेज बढ़ाएंगे, तो स्टोरेज की व्यवस्था आगे बढ़ा करके हम इस सारे सिस्टम को और अच्छा करेंगे। इसमें भी हमने टारगेट तय किया कि पंप हाइड्रो का 2035 तक 100 गीगावाट की कैपेसिटी के पावर यानी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स ये हमको खड़े करने हैं, बनाने हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैटरी स्टोरेज से ज़्यादा पावरफुल पंप स्टोरेज होगा, इसलिए कि उसमें जो खर्च है, जो जिसको कहना चाहिए कि जो रेकरिंग खर्च है, वो बैटरी में ज़्यादा है। पावर में तो एक बार बनाएंगे तो आपने पानी को चढ़ाना उतारना है, वो 100 साल तक काम करेगा। लेकिन बैटरी आपकी 8 से 10 साल काम करेगी, इससे ज़्यादा नहीं करती है। तो इन सब चीज़ों पर जो तज्ञ हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, इस पर विचार करें और इसको हमको आगे बढ़ना है। इस पर भी हम ज़रूर ध्यान करेंगे। मित्रों, आज जो बातें हम विचार करेंगे, ये सब टेक्नोलॉजीज जो इंडिया में हम टेस्ट करेंगे, ये वर्ल्ड वाइड कैसे लागू हों और ग्लोबल स्केल पर हम कैसे लागू करें। तो आज बहुत से देशों के लोग हमने बुलाए हैं, मिनिस्टर्स आज आए हैं, एम्बेसडर्स को भी हमने बुलाया है, कुछ आज आएंगे, कुछ अगले 2 दिनों में आएंगे। सब लोग मिलकर के काम करेंगे। हमारे यहाँ इस समिट में बहुत प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस होंगी, बहुत प्रकार के बायलैटरल डायलॉग होगा, 1-to-1 मीटिंग होगी। एक मॉडल जो चलते हैं
हर प्रकार के मॉडल पर काम होते हैं, G2G, B2B, G2B, B2G। लेकिन मित्रों, हम भारत के लोग, हमारा एक अपना मॉडल है, H2H। क्या है? हार्ट टू हार्ट। हम अपनी हर सेवा दुनिया के लोगों को देने के लिए तैयार हैं। कहीं हमारे सामने किसी प्रकार का संकोच नहीं है, बाधाएं नहीं है। आखिर सब मानवता को आगे बढ़ के चलना है। हम वसुधैव कुटुंबकम की हमारी कल्पना के दुनिया हमारा एक पूरा दुनिया हमारा एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। गीता की धरती के, गीता के उपासक हम लोग हैं। कहीं अगर संघर्ष भी होता है, युद्ध भी होता है, तो भी शांति की बात करते हैं कि इसके लिए शांति आनी चाहिए। आज कुछ भी पश्चिमी देशों में हो रहा है, लेकिन शांति की कामना हम हर देश के साथ अपना हाथ सहयोग का बढ़ा करके इसको करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। तो मित्रों, आज ये जिस प्रकार का समिट हम आगे कर रहे हैं, ये भारत के साथ साथ दुनिया को भी बहुत उपयोगी हो, और हम जहां दुनिया में किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए हमको कोई भी टेक्नोलॉजी है, कुछ भी करना है, तो इस पर सम्मेलन में हम कर सकते हैं। और दुनिया में ज़्यादातर जो मेजर इकोनॉमी है, वो अपनी एक इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरा करने के लिए वहाँ प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाए हुए हैं। जैसे अमेरिका में भी डिस्ट्रीब्यूटेक एक कॉन्फ्रेंस उनका रेगुलर होता है, दुनिया के सब लोग वहाँ जाते हैं। इसी प्रकार यूरोप के एनलिट ये कॉन्फ्रेंस, ये बहुत एक प्रमुख कॉन्फ्रेंस है, एक बहुत प्रमुख एनलिट कॉन्फ्रेंस है। ग्लोबल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स में शीघ्र ये कॉन्फ्रेंस, इसमें भी स्टैंडर्ड्स को कैसे मजबूत किया जाए, सारे लोग बैठ के सोचते हैं। गल्फ में वर्ल्ड यूटिलिटीज कांग्रेस ये होती है। एशिया के पास सिंगापुर इंटरनेशनल एनर्जी वीक SEW ये भी होता है। तो उसी क्रम में हम अपने इस समिट का जो क्रम है, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट, इसको हम जोड़ने जा रहे हैं ताकि ग्लोबल एक्टिविटीज में हमारा ये समिट जो है ये भी दर्ज हो, और लगातार जो है इसको हम करेंगे, ऐसा मेरा आप लोगों को आग्रह रहेगा। साथियों, इंसान की जो कल्पना है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। स्काई इज द लिमिट। इसलिए भारतवर्ष हम अपनी इच्छाएं रखते हैं, साथ में हमारी सहयोग की भावना भी है। दुनिया में कुछ भी नया होगा उसको हम लेने में हिचकिचाएंगे नहीं, हमारे पास कुछ नया होगा उसको देने में हम हिचकिचाएंगे नहीं। और दुनिया के अंदर आज भी जहां कहीं अंधेरा है, वहां अपना दीपक जलाने के लिए, उसको रोशन करने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। हमारा एक ही नारा है, चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। बहुत लोग कहते हैं कि प्रकाश या हर प्रकार की टेक्नोलॉजी, हर प्रकार का बड़ा कठिन समय स्टार्ट करना कठिन नहीं होता है। कहा जाता है कि माना कि अंधेरा घना है, पर दीप जलाना कहां मना है? दीप तो जलाओ यारो। इसलिए हम एक ही कदम आगे बढ़ें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको बहुत बहुत, सब लोग यहाँ आए, जो लोग 4 दिन के लिए यहाँ रहेंगे उनका भी धन्यवाद, जो 4 की बजाय 3 दिन रहेंगे उनका भी आभार, जो उसमें से 2 दिन रहेंगे उनका भी आभार, और कोई एक सम्मेलन के लिए आया होगा उसका भी आभार। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में जो विद्यार्थीगण आए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज से, उनका विशेष मैं आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि एक लर्निंग, एक एजुकेशन का प्लेटफॉर्म इस प्रकार के समिट होते हैं। विभिन्न प्रकार की एग्जीबिशंस लगी हैं, विभिन्न प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उनमें सब आप सब रहेंगे तो आपको भी लाभ होगा और इस समिट को भी सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो सज्जनों, आदरणीय केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल जी का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करते हैं, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय।